नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। प्रधानमंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने पर दिया जोर। एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। दोनों नेताओं ने जल्द ही व्यापार समझौता वार्ता संपन्न होने का जताया विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 की वर्किंग मीटिंग में लिया हिस्सा। यूक्रेन के राष्ट्रपति सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक माहौल में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने में हमारा बढ़ता रहेगा सहयोग। भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से होगा लागू। G7 समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की घोषणा। प्रधानमंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक के बाद यूरोपीय आयोग अध्यक्ष का बयान। इस वर्ष के अंत तक होंगे भारत EU FTA पर हस्ताक्षर। भारत का रक्षा उत्पादन में नया कीर्तिमान। 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा डिफेंस प्रोडक्शन। 2013-2014 के मुकाबले 4 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आया जबरदस्त बदलाव। और क्रिकेट में भारत का डबल विजय अभियान। पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। महिला टीम ने विश्व कप में नीदरलैंड्स को दी मात। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। फ्रांस के एवियन में G7 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। फ्रांस के एवियन में इस ऐतिहासिक मुलाकात पर सारे विश्व की निगाहें रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और उनसे मुलाकात को गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ लगातार आगे बढ़ते रिश्तों को रेखांकित किया। विश्वास जताया कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही व्यापक आर्थिक समझौते को अंतिम रूप देंगी। हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में हुई प्रगति का अभिनंदन करते हुए पीएम ने इसे आशा की किरण बताया। उम्मीद जताई कि इससे स्थायी शांति बनेगी। पीएम ने होर्मुज के खुले रहने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य बताया। साथ ही नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया। हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम की नेतृत्व क्षमता की जबरदस्त प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत की विश्व मंच पर बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से प्यार और पीएम मोदी का बेहद सम्मान करता है। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने पीएम के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र किया। India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया और उसे यादगार बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात गर्मजोशी से भरी रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वक्तव्य के दौरान बार-बार पीएम के लिए गहरा सम्मान व्यक्त किया। दोनों ही नेताओं की बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात फ्रांस के एवियान शहर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक की। G7 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ साझेदारी को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एवियान फ्रांस में चल रही G7 की वर्किंग मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर सहित इटली के प्रधानमंत्री से चर्चा करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से आपसी सहयोग बढ़ाने, एक दूसरे से तकनीक और कुशलता साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत आर्थिक विकास को फिर से शुरू करने पर एवियान में G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित किया। ये बहुत सुखद था। फ्रांस की G7 अध्यक्षता में इस विषय को महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि आज की सच्चाई यह है कि जब विकास की बात हो तो सवाल नंबर पर नहीं होने चाहिए। सवाल होना चाहिए कि विकास किसके लिए और किसके साथ और किस दिशा में है। जबकि भारत की विकास गाथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित है। ये बात भारत की G20 अध्यक्षता और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत जैसे कई मौक़ों पर साफ तौर पर दिखाई देती है। IMEC भारत मध्य पूर्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में कहा कि G7 की पूंजी हम कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन और पार्टनरशिप पर भरोसा करते हैं। इम्पैक्ट बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। भारत की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर हम कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप यानी इम्पैक्ट पर बनाने पर विचार कर सकते हैं। आज दुनिया के कई समाज उम्र दराज हो रहे हैं, जबकि भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में युवा प्रतिभा, उद्यमिता और कौशल
से बने हुए हैं। इसका लाभ उठाने के लिए एक ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप बनाने पर जोर दें, जिसके तहत हम स्किल मैपिंग और भरोसेमंद कुशल लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बाधित सप्लाई चेन को शुरू करने के लिए वैश्विक संघर्षों का हल निकालने की अपील की। पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन, खाद और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई रुकावटों पर असर ग्लोबल साउथ पर लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों को इन संकट का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे सहायता तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को इन झटकों को झेलने के लिए अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखने में मदद कर सके। फ्रांस के एवियान शहर में G7 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा। ये समझौता हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को उल्लेखनीय गति प्रदान करेगा। साथ ही ये भारतीय किसानों, श्रमिकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए एवियान में मौजूद प्रधानमंत्री स्टारमर और मैं दोनों ही हमारे आर्थिक संबंधों को मिली इस नई गति और मजबूती से स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न हैं। G7 देशों ने नाबालिगों के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने पर केंद्रित एक घोषणा पत्र अपनाया। इस पहल के समर्थन में भारत बाकी साझेदार देशों ब्राजील, मिस्र, कीनिया, दक्षिण कोरिया के साथ शामिल रहा। इसका उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है। G7 के नेताओं ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, युवाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और उनकी उम्र के अनुरूप डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें उनके विकास, शिक्षा और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाएं सुरक्षित डिज़ाइन होनी चाहिए जो गोपनीयता की रक्षा करे और जिसमें डिफ़ॉल्ट सुरक्षा उपाय और अभिभावकीय नियंत्रण उपकरण उपलब्ध हों। डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करती है, लेकिन इनके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं, जैसे हानिकारक सामग्री का संपर्क और लत लगाने वाले डिज़ाइन जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। नेताओं ने संवादात्मक AI के लिए और मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें डिफ़ॉल्ट सुरक्षा सेटिंग्स और अभिभावकीय नियंत्रण शामिल हो। उन्होंने बाल शोषण से जुड़ी सामग्री, बिना सहमति के बनाई गई तस्वीरों, डीप फेक और चरमपंथी भर्ती जैसी गतिविधियों से निपटने पर भी बल दिया। इसके लिए पहचान हटाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने की बात कही गई। इस बयान में डिजिटल साक्षरता, सामग्री के स्रोत की पारदर्शिता और ऑनलाइन नुकसान पर शोध आधारित अध्ययन के महत्व को भी रेखांकित किया गया। साथ ही सरकारों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपील की गई, ताकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए जवाबदेह प्रणालियाँ विकसित की जा सकें। डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए अवसरों का नया द्वार खोल रही है, लेकिन इसके साथ ही कई खतरे भी सामने आ रहे हैं और इसी चुनौती को देखते हुए G7 देशों ने बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस पहल को भारत समेत ब्राज़ील, मिस्र, केनिया और दक्षिण कोरिया का समर्थन मिला। नेताओं ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, प्रभावी आयु सत्यापन, मजबूत पेरेंटल कंट्रोल और सेफ्टी बाय डिज़ाइन सिद्धांत अपनाने की मांग की। साथ ही AI चैटबॉट्स, डीप फेक, ऑनलाइन यौन शोषण, आतंकवाद और संगठित अपराधों से जुड़े संगठनों से बच्चों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ऑरेंज के रीजनल डायरेक्टर सोफी क्लोड से बात की DD न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्र ने। G7 की जो पूरी बैठक है वो केवल भू राजनीतिक संबंधों के लिए नहीं, आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव विद अस सोफी क्लोडो, इज द डायरेक्टर ऑफ ऑरेंज, a telecom company who is working on the sustainable development. Ms. Sophie, thanks very much. What are you guys doing for the sustainability and why are you present at G7? Sustainability and CSR ambitions are very important for Orange. We are pushing in all our countries very important ambition, carbon neutral in 2040, but also impacts for the society in order to bring
digital services that are protecting our children, that are free of any phishing and attacks. So that's important for us. That's why we are also here to show our capabilities in terms of sustainability and CSR ambition. India is also working on 5G telecom. We are working on 6G stack. We have a full 5G telecom stack end to end, and I think India is one of the countries that have full stake in 5G, and now we are working. 2030 is the target for 6G. How do you see the India as a telecom, superpower? India is very interesting for us because you are really ahead of all the innovations with your big company, Jio, for instance. Yeah. We are working with Jio a lot. It's very inspiring for us to have this dynamics in your economies as well, with the One App applications, for instance. So we are getting the good idea from Asia and especially in India to really push also innovations in Europe and Africa where we operate for retail. इस तरह से आपने बताया कि आप भारत में सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो के साथ काम कर रहे हैं, और जो सस्टेनेबिलिटी पे जो काम आपका है, साइबर सिक्योरिटी, वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है भारत के लिए, और उसमें भी हम शायद साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। G7 देशों ने माना कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी के बीच खाद्य सुरक्षा मजबूत करना बेहद जरूरी है। बैठक में जैविक खेती, कम कार्बन कृषि, खाद्य अपशिष्ट घटाने पर जोर दिया गया। G7 ने विकासशील देशों के सहयोग से बढ़ाने का संकल्प लिया ताकि वैश्विक खाद्य संकट को अस्थायी रूप से हल किया जा सके। यूएन के सस्टेनेबल फूड प्रोग्राम की सहयोगी संस्था एडेनरेड की पब्लिक अफेयर्स डायरेक्टर नेथैली रनादा से बातचीत की फ्रांस में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 शिखर वार्ता में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ इस वक्त हैं नथैली रनादा, जो कि पब्लिक अफेयर्स डायरेक्टर हैं एडेनरेड के। नथैली, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन पे बात करने के लिए। When it comes to food sustainability, what are you promoting at G7? Why it is important to use the food locally? We are here in Evian for the G7 in order to raise awareness on the fact that access to food remains a right, one of the first rights to promote and defend. We have been, as Edenred, promoting access to sustainable food together with the UN World Food Programme and with French chefs and restaurants during 3 days in order to show that access to food is not only a health issue, but it's also an economic issue. And we know that for any euro or dollar invested in food, that means 23 euros of recollection. And this is precisely important in order to use local food, in order to promote sustainable and healthy food. Right, Ranessa. But when it comes to the food crisis, the world currently is facing the food prices, fuel prices, and the fertilizer prices are very high. Is there a solution? Do you think that in the near future we can have some kind of price easing going forward? I think there are several solutions, depending first of all of the geographies, depending also on the kind of food we want to access. Basically, promoting local food is one of the best ways, but then we also believe that there are ways of public-private partnerships to promote and enhance. There are some international organizations, of course, that play a key role, as well as governments, but we also believe that private sector can act. And in new ways of public-private partnerships, we all have means to act, and small actions can have big impacts. Absolutely, Rana, thanks very much. और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है शेयर द मील, और शेयर द मील में ये जो एडेनरेड है वो एक बड़ा पार्टनर है, और सस्टेनेबल फूड को लेकर के ये लगातार काम कर रहे हैं, और भारत भी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस कर रहा है, जिससे कि जो विकासशील देश हैं उनको बेहतर खाद्य सुरक्षा मिल पाए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, एवियन, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में बुधवार को पेरिस पहुंचेंगे, जहां वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंचों में से एक विवा टेक को संबोधित करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के रिश्ते नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में बुधवार को इसी नवाचार और तकनीक की साझेदारी एक बार फिर देखने को मिलेगी।
पेरिस में चल रहे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वीवा टेक की बात की जाए तो इंडिया एआई पार्टनर बना इस बार, तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एआई सेक्टर में, और हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर से। काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं विद यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस एज वेल एज इटली, जर्मनी, जो भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में आई एम हैप्पी फॉर दैट। वीवा टेक के मंच से भारत और यूरोप के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय तकनीक दुनिया के हित में है। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रीटी साइन होती है यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, और बहुत गर्व की बात है ये। हमको बहुत ही सीरियसली लेते हैं लोग। पहले क्या था, हाँ आप इंडिया से हो ठीक है, अब तो ओके ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, हमारा इकोनॉमी इज ऑल्सो गॉन लॉट स्ट्रॉन्गर सिंस इज कम, तो आई फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि नवाचार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जन जन से संपर्क के जरिए भारत फ्रांस संबंधों के अगले अध्याय को आकार देने वाला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस यात्रा के तीसरे चरण के तहत पहुंच रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। पहले चरण में जहां नीस से भारत इनोवेट्स के तहत इनोवेट विद भारत का मंत्र दिया गया, तो वहीं G7 में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को बुलंद आवाज दी गई। और अब वीवा टेक के मंच पर पेरिस में एक बार फिर यूरोप के टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जुड़ते हुए भारत के इनोवेशन की ताकत का ये मंत्र एक बार फिर प्रधानमंत्री साझा करेंगे और साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। भारत फ्रांस के बढ़ते रिश्तों की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा। पेरिस से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में वीवा टेक 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह मंच प्रधानमंत्री के आधुनिक तकनीक के इस युग में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। वीवा टेक के मंच पर आज भारतीय पेविलियन का उद्घाटन हो गया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत भारत इनोवेट्स की सफलता के बाद वीवा टेक पर भारत का ये सबसे बड़ा पेविलियन, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी का युग है उसमें भारत ने सर्वप्रथम रहना है, आगे रहना है। हमने इसमें से अवसर निकालने हैं। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये एक भारत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जब दुनिया को आज टैलेंट चाहिए, अच्छे कौशल के साथ युवा युवती चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, स्टेम ग्रेजुएट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ समझे, ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता हो। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में
प्रभाव बढ़ने वाला है और विवाटेक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हर वर्ष फ्रांस में हो रही है। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हुआ करते थे जावेद अशरफ जी, जो अब ITPO के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब ये सुझाव पेश किया प्रधानमंत्री जी को तो हमें लगा कि भारत की ताकत देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा पेविलियन लेना चाहिए और उत्साह के साथ हमारे स्टार्टअप्स आए हैं, उत्साह के साथ नए टेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हमारे AI के साथ जुड़े हुए सभी कंपनियां आई हैं। अभी नीस में भारत इनोवेट्स नाम की एक नई पहल 3 दिन तक रही। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे तो एक प्रकार से ये एक परिचय है भारत का पूरे विश्व के। मंत्री जी, क्या ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप इनके बाकी चीजों के लिए आपके मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए होगी? स्वाभाविक है कि ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेटी का बड़ा रोल है इनकी आवश्यकताओं को, जैसे AI मिशन के तहत कंप्यूट कैपेबिलिटी जो कई स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है बड़े कंसेशनल दरों पर। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2 जो 10,000 करोड़ का हमने लॉन्च किया है उसमें विशेषकर डीप टेक के ऊपर फोकस है। 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रूव हुआ है, वो भी फंड इन सब रिसर्चर्स को, इन सब इनोवेटर्स को बल देगा। मैं समझता हूँ हिम्मत करने वालों के लिए कोई भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका ये मानना है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसके आगे भी तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर इन स्टार्टअप्स के पीछे खड़ी है। विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, DD न्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तेजी से उभरता हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया में अनेक इंसानी गतिविधियों के तरीकों को बदल सकता है। विवाटेक 2026 में भारतीय मूल के फ्रांसीसी AI और रोबोटिक्स टेक लीडर डॉक्टर अमित कुमार पांडे से हमने जानने की कोशिश की कि कैसे भारत और फ्रांस AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच के इनोवेशन के संबंधों को आगे बढ़ाने में न केवल सरकारों का योगदान है, बल्कि जो भारतवंशी यहाँ रह रहे हैं वो भी इसमें आगे बढ़कर योगदान कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित कुमार पांडे जी, जो एसोसिएट AI एंड रोबोटिक्स के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच में AI और रोबोटिक्स को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसके आप प्रेसिडेंट भी है। जिस तरीके से अब बूस्ट मिल रहा है, आपने तो बहुत साल पहले जब पहले रोबोट बने थे वो भी इन्होंने बनाया था, सोफिया जिसको सिटीजनशिप मिली थी रोबोट को, वो भी इनकी ही कंपनी ने तैयार किया था, नेतृत्व आपका ही था। लेकिन ऐसे में अब जबकि इतना बूस्ट मिल रहा है इनोवेशन स्टार्टअप्स को, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मतलब रोबोटिक्स और AI के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और इन जनरल जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और स्पेशली इंडिया और फ्रांस के बीच में जो इनोवेशन ईयर है 2026, उसमें हम लोग एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने 20 साल पहले उस वक्त रोबोटिक्स में काम शुरू किया, रोबोट्स बनाए जब कोई बात नहीं ज्यादा होती थी इसकी। आज भारत में छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नेतृत्व को भी आप कैसे देखते हैं? उस समय ये एक सेक्टर था जिसमें लोग सवाल पूछते थे कि इसका क्या यूज होगा, क्या हम लोग इसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारा चीज चेंज हो रहा है क्योंकि विजन है हमारे पास और उस विजन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अभी जो हमारे पास नेतृत्व है उसके बेसिस पर हम लोगों के पास ना केवल विजन है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन प्लान भी है और जो ग्राउंड लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मानवता के लिए AI की बात की है, सबके लिए AI हो, समावेशी हो AI, ये बात कर रहे हैं। इसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर आप आज के स्टार्टअप्स को क्या मंत्र देना चाहेंगे? कोई भी स्टार्टअप्स जो AI में काम करना चाहता है उसको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि हमारा एंड गोल क्या है, क्या
प्रोडक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट का समाज से इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो समाज में किस तरह का इफेक्ट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो बस एक कुछ टूल बन जाएगा लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और स्टार्टअप्स को भी मंत्र देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो जाहिर है कि बहुत सारे मंचों पर काम हो रहा है और बहुत सारे ऐसे भारतवंशी हैं जो भारत के स्टार्टअप्स के इस बूस्ट को देखकर वही नहीं बल्कि पूरा विश्व है जो आज अप्रिशिएट कर रहा है भारत की इस पहल को। पेरिस में विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और पेरिस के विवाटेक में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा प्रतिभागी आन्या है, जो केवल 12 साल की है, जो कि अनस्टॉप स्टार्टअप के साथ आई है। आन्या से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने। विवाटेक में इंडियन डेलीगेशन में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं आन्या, जो सिर्फ 12 वर्ष की हैं और यहाँ अनस्टॉप इसी स्टार्टअप के साथ आई हैं जो इनके फादर डेवलप कर रहे हैं। आन्या, क्या करता है अनस्टॉप? तो अनस्टॉप एआई टैलेंट और एंगेजमेंट और हायरिंग प्लेटफॉर्म है। 850 मिलियन प्लस प्रोफाइल्स इसमें जुड़ी हुई है। जैसे अमेज़न वगैरह आजकल 10 मिनट में सामान घर पे भिजवा देती है, यही सेम काम अनस्टॉप हायरिंग के साथ कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक सारे कैंडिडेट्स को ढूंढता है, एक उन्हें कॉल करता है, एक उनसे इंटरव्यू लेता है और फिर एंड में कंपनी के पास अपना एक नया हायर आ जाता है और ह्यूमन बीइंग को कोई बोरिंग काम पार्ट नहीं करना पड़ता। यानी कि जो जनरल कॉल्स की जाती हैं इत्यादि वो सब नहीं करनी पड़ती हैं। अंकित जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहा जाता है ना कि हायरिंग एक मैन टू मैन होना चाहिए, मशीन का क्या काम? हमने क्या देखा है कि 50% से ज्यादा काम जो एचआरस का है वो हायरिंग बोलते तो हैं लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जो उनका बहुत ज्यादा टाइम लेता है। रूटीन वर्क होता है, रूटीन वर्क वगैरह जो होता है। अब हमारे पास इतने सारे एआई एजेंट्स हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप सारा एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि आपका प्रोसेस क्या है, बाकी एआई एजेंट्स को हैंडल करने दो। और जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, वो भी नहीं कि आपका प्रोफाइल देखना है, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए आप बस इंटरव्यू लो और उसके बाद आप हायर करो। तो हम ना उस चीज में चेंज करना चाहते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अमेज़न भी दिनों में डिलीवर करता था, अब वो क्विक कॉमर्स से 10 मिनट में हो गया। तो हमारी इंटेंशन यही है कि क्या हम 10 कैंडिडेट्स 10 किलोमीटर के अंदर जहां पे भी ओपनिंग है वो हम 30 मिनट में इंटरव्यू शेड्यूल करवा दें उनका। और अगर प्रोसेस कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, उस प्रोसेस को आप छोटा कर दें, टाइम की बचत हो सके। तो कई नए आइडियाज हैं जो यहाँ पर हमें विवाटेक में भारतीय स्टार्टअप्स की ओर से देखने को मिल रहे हैं। विवाटेक में कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज, पेरिस। और फ्रांस के एवियन में G7 समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अब से थोड़ी देर बाद पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के मुख्य भूभाग में भारतीय मूल के लगभग 1,20,000 से अधिक लोग रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भीतर विकास को नई दिशा दे रहे हैं और व्यापार से लेकर प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नीतियों, परियोजनाओं और सुधारों के माध्यम से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा कर रहे हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। हमें हमेशा मोदी जी का इंतजार रहता है। जब भी वो फ्रांस आते हैं हम भारतीयों के लिए एक बहुत खुशकिस्मती होती है क्योंकि हम यहाँ पर 28 ईयर से रहते हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उनका स्वागत कर सके। I am very happy that Modi ji is here. The PM has done great work. I have been feeling that we are getting more recognition in the French diaspora also. So everyone is seeing India in the global stage, whether it's in France or in the whole world. So he's been doing a great job. मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ and I'm so happy कि मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मोदी जी हमारे भारत के लिए तो गौरव है ही, लेकिन पूरी दुनिया में आज उनके नाम का जो डंका बज रहा है वो हमारे सबके लिए और खुशी की आनंद है। मोदी जी इंडिया में, भारत में हमेशा महिला को बहुत आगे बढ़ाते हैं और महिला के बारे में बहुत सारे सोचते हैं। हमको बहुत सारा गौरव है। मोदी जी वेलकम टू पेरिस। पूरी इंडियन डायस्पोरा आपको वेलकम करती है और हम बहुत आपके आभारी है कि आपने जो इंडिया का वैल्यू है वो पूरे बहुत बढ़ाया है आपने। एवरीबडी इज एक्साइटेड। जब भी वो यहाँ आते हैं पेरिस में तो हमारे लिए दिवाली से कम बात नहीं है। मोदी जी आई लव यू। 10 साल से मैं ये देश में बिजनेस कर रही हूँ और पिछले 18 साल से मैं ये देश में रह रही हूँ,
तो जो पहचान उन्होंने दिलाई किसी ने नहीं दिलाई। ये मेरा पहला टाइम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए। उसके लिए मैंने उनके लिए एक ड्राइंग भी बनाया है जो मैं उनको देना चाहूँगा उपहार के तौर में, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध लोक गायिका बेगम बतूल भी पेरिस पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। यहाँ पेरिस में प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पहुंची हैं बेगम बतूल जी, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से नवाजा गया। ये पेरिस टूर पे है इस वक्त, और इसलिए यहाँ पर आज ही उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आप आई हैं। बेगम जी, क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी पधारे हैं तो आज हमारा बहुत बड़ा भाग है जो यहाँ पेरिस में मैं स्वागत करी हूँ। आप भजन गायिका है बेगम बतूल जी, तो कुछ गाना चाहेंगी सबसे पर? प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद है, प्यारा गजानंद देवा, ओ प्यारा गजानंद है, ओ जी घूमतना घर आओ साहा आओ मारा, ओ प्यारा गजानंद है, ओ खेलतना घर आओ साहा आओ मारा, ओ प्यारा गजानंद। मतलब इतना अच्छा प्रधानमंत्री जी है, आज तक कोई नहीं किया काम जैसा हमारे मोदी सरकार में हो रहा है। बहुत सबका ध्यान रखते हैं, सब गरीबों का ध्यान रखते हैं, सब हमारे आर्टिस्टों का रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो जाहिर है कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतलब सोचिए कि जो लोग पेरिस में सिर्फ किसी टूर के लिए आए हैं, किसी काम के लिए आए हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में भारतवंशी उपस्थित हो रहे हैं। वो लोग भी उपस्थित हो रहे हैं जो भारत से यहाँ आ रहे हैं। खास मौका है जो प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं पेरिस। कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। भारत और फ्रांस ने बीते कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग की नई इबारत लिखी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक, डिजिटल और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लगातार प्रयासों से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊंचाई आई है। आखिर क्यों भारत फ्रांस संबंध इतने खास हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में भारत फ्रांस संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अलग अलग द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर लगातार बातचीत और समन्वय साफ नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते व्यापार, तकनीक और डिफेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में फ्रांस के साथ भारत के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बीते करीब एक दशक में फ्रांस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुका है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच 13.59 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया। इस दौरान भारत ने फ्रांस को करीब 6.1 अरब यूरो का एक्सपोर्ट किया। साथ ही बीते लगभग 2.5 दशक में फ्रांस से भारत में सेवा क्षेत्र, सीमेंट और हवाई यातायात जैसे कई क्षेत्रों में करीब 10.5 अरब यूरो का निवेश भी दर्ज किया गया है। हाल ही में हुए भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। भारत और फ्रांस का रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित नहीं, दोनों देशों के बीच वैश्विक राजनीति और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ऐसा भरोसा उभर कर सामने आया है जो दुनिया में बेहद कम द्विपक्षीय संबंधों में देखने को मिलता है। भारत और फ्रांस के बीच 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। वहीं 26 जनवरी 1998 को फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, जो भारत के लिए किसी पश्चिमी देश के साथ पहली और फ्रांस के लिए किसी गैर पश्चिमी देश के साथ पहली ऐसी साझेदारी थी। वहीं 2023 में जब भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आधिकारिक यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने होराइजन 2047 रोड मैप अपनाया, जो अगले 25 वर्षों में सहयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके बाद 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों
भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2025 में प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, तो 2026 में दिल्ली में आयोजित हुए AI इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रपति मैक्रों मौजूद रहे। इसी कड़ी में दोनों देश 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 14 से 16 जून तक फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स को तकनीकी और निवेश साझेदारियों के लिए बेहतरीन वैश्विक मंच मिला। साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास के दम पर भारत फ्रांस रक्षा सहयोग ने भी नए आयाम छुए हैं। भारत राफेल लड़ाकू विमानों सहित स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों जैसे तमाम अहम रक्षा उत्पादों के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच वार्षिक रक्षा संवाद और विभिन्न सैन्य अभ्यासों के जरिए सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। दूसरे अहम क्षेत्रों की बात करें तो भारत और फ्रांस ने 2015 में COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। वहीं फरवरी 2022 में भारत फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर सहमति बनी, तो अक्टूबर 2022 में दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन पर रोड मैप को अपनाया। इसी तरह दोनों देश वैश्विक और द्विपक्षीय स्तर पर व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, साइबर, डिजिटल, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे तमाम अहम क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों नियमित रूप से संवाद के जरिए भारत फ्रांस संबंधों की प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और भारत ने रक्षा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और प्रोडक्शन में काफी बड़ा उछाल आया है। वित्त वर्ष 2025-2026 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। प्रोडक्शन में 2020-2021 के मुकाबले 110% का भारी उछाल आया है। रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका 24% तक पहुंच गई है और ये रिकॉर्ड है। और 38,424 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करके भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 के 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 15.6% अधिक है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में यह आंकड़ा 84,643 करोड़ रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2013 से 14 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है जब देश में आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव आत्मनिर्भरता के विजन और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संभव हुआ है। ये थ्रेड पिछले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति की एक झलक पेश करता है, जो बताता है कि भारत ने वायु, थल और जल तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका प्रमुख कारण बताया। सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के आंकड़े स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत बनाने और सशक्त रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने के सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उनके अनुसार उत्पादन में लगातार वृद्धि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। कुल उत्पादन में डिफेंस पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग्स और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी लगभग 76% रही है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 22% था। पिछले वित्त वर्ष 2025 से 26 में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी करीब 42,000 करोड़ रुपए के अपने अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश के रक्षा तंत्र में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इसे और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एआई और बहुभाषी सहायता के उपयोग पर जोर दिया। साथ ही एजेंसियों को राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, प्रत्येक शिकायत का तार्किक निष्पादन सुनिश्चित करने और बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के साथ साथ दिल्ली में अभूतपूर्व विकास किया है और आज उसी का परिणाम है कि दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि दिल्ली सहित देश के हर क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित हों और आम नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं हासिल हो सके। 12 साल के कार्यकाल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकले। यह है क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी जी का। आगे बात करें, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों बहनों को उन्होंने एलपीजी गैस का सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर मुफ्त देने का काम किया। 4 करोड़ से ज़्यादा बहनों के लिए इज्जत घर शौचालय बनाने का काम किया। नल से जल पहुंचाने का बहुत दूर दराज गांव के अंदर जो पिछले 70-75 सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहां पर उन्होंने काम किया। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ये काम हुए। सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने आज दिल्ली सचिवालय का दौरा किया। समिति ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने विधेयकों की मूल भावना और केंद्र सरकार की मंशा का समर्थन किया है। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण को सुशासन के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त होना चाहिए और सुशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय चाहती है कि राजनीति में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो और अपराधीकरण को दूर किया जाए और सबसे बड़ी बात है जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा हो, उन्हें सम्मान मिले। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दिल्ली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के 12 वर्ष समारोह के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। इस मौके पर ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगा। In hydrogen in particular concern, we have become one of the leading countries in the world. National Green Hydrogen Mission with nearly about 19,000 odd crores, nearly about 20,000 crores. It was launched in 2023, well ahead of any developed countries. I am making the statement very carefully, well ahead of many developed countries. And since that, things are moving very well. And as you know, we are also going to achieve 300 gigawatt of installed capacity of non-fossil fuel by end of this quarter. Means 300 will be completing.
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।